हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिस पर बेस्ड हमने कुछ टॉपिक्स भी कवर किए थे। फेरेडेज लॉज हमने पढ़े थे, ठीक है। कोलरूश लॉ हमने पढ़ा था और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके नाम में छुपा है केमिकल। यहीं से इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वो सेल होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि करंट में। मतलब ये कि इस सेल में हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट। और अगर तुम्हें याद हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें उल्टा होता था, वो क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता था, केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल चेंजेस में। उसमें हम क्या करते थे, करंट पास करते थे और केमिकल चेंजेस हम कराते थे। केमिकल चेंजेस मतलब कुछ सब्सटेंसेस हम प्रोड्यूस कराते थे कैथोड पे और एनोड पे। इसमें उल्टा है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें केमिकल रिएक्शंस करानी है और करंट प्रोड्यूस कराना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम सिंपल केमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। वोल्टिक एक साइंटिस्ट के नाम पर है और डैनियल भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उनका काम क्या होता है, करंट देना, करंट प्रोड्यूस करना। और करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रो वही पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की और पढ़ेंगे उसकी वर्किंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे बनाते हैं। बड़े ध्यान से समझना इसको। वैसे तो क्लास 11th में एक चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अगर हमें बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इस बार हमें क्या करना है, हमें 2 बीकर लेने हैं, ठीक है। हम 2 बीकर लेंगे। दोनों बीकर में हमें क्या लेना है, मेटल की इलेक्ट्रोड लेनी है। क्या लेनी है, मेटल की इलेक्ट्रोड। दो बीकर लेने हैं, दोनों बीकर में हम मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। सपोज इसमें हमने इलेक्ट्रोड ले ली जिंक मेटल की, और इसमें इलेक्ट्रोड हमने ले ली कॉपर मेटल की। देखो, इलेक्ट्रोड आप दूसरे अलग मेटल्स की भी ले सकते हो। यूजुअली हम क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड में हमने ले ली जिंक की और राइट में ले ली हमने कॉपर की। 11th में भी ऐसे ही पढ़ा था। जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे हम उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिंक सल्फेट, जिसकी मोलैरिटी है 1, ठीक है। कॉपर को डिप करेंगे उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब उसी का सॉल्ट लेना है तुम्हें। तो यहां पर हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
इसकी भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, वो हमने मान ली 1 मोलैरिटी। देखो ये चीज ध्यान रखना, जो भी मेटल हम लेते हैं, जिस मेटल की भी हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करना है। ऐसा नहीं कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया या कॉपर को जिंक सल्फेट में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देंगे विद कॉपर वायर। इस बार यहां पे लगा दिया मैंने एमीटर, एक लगा दिया स्विच, ये कॉपर वायर है। अच्छा, एमीटर का काम तो पता ही होगा तुम्हें, करंट को मेजर करना। ठीक है, कुछ नहीं करा, 2 बीकर लिए हैं सेपरेट, एक में जिंक इलेक्ट्रोड ले लिए, एक में कॉपर। जिंक को डिप कर दिया जिंक सल्फेट में, कॉपर को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उस पे साइन है नेगेटिव, और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस पे साइन होगा पॉजिटिव। अच्छा, ये जो साइन है ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर। वो चीज हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके बेसिस पर है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो साइन था इलेक्ट्रोड्स पर, वो डिपेंड कर रहा था कि वो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, पोटेंशियल्स पर, जो हम आगे करेंगे डिस्कस। ये जो इलेक्ट्रोड है जिनके जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, ये एमीटर है, ये लग गया स्विच। क्योंकि इस बार हमें करंट प्रोड्यूस कराना है, पास नहीं करना है, तो इसलिए मैंने एमीटर लगाया ताकि करंट प्रोड्यूस हो तो पता लगे कितना हुआ है। यहाँ पर आप वोल्टमीटर भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अभी सर्किट पूरा हो गया है? नहीं, सर्किट पूरा नहीं हुआ है। सर्किट पूरा करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, एक यू शेप्ड ट्यूब लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते थे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें होगा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम क्या लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन दी रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, पोटेशियम की सॉल्ट ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा आप अगर जो कि एक सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है, ये जिलेटिन, ये सारे के सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं। मान लो आपने ले लिया पोटेशियम सल्फेट, अब इस ये पोटेशियम, इसमें क्या होगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, भरा होगा, इसमें फिल्ड होगा, जिसका काम क्या होता है वैसे बता देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो इंटरनल सर्किट को पूरा करना, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना बिटवीन दी आयंस। वो मैं आगे बता दूंगा क्या है। तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मान लो पोटेशियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, तो सल्फेट इसके अंदर जो है और पोटेशियम। अच्छा, यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, तो इसमें आयंस कौन से होंगे बताओ भाई, कॉपर आयंस होंगे, और कौन से होंगे, सल्फेट। इसमें जिंक सल्फेट होता है, इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी बताओ, जिंक के होंगे और किसके, सल्फेट के। ठीक है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, समझ आ गया। तो भैया ये है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 बीकर लिए हमने, ये बीकर हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट बीकर कहेंगे इसको, और ये बीकर हो गया हमारा राइट, दिस इज राइट बीकर। लेफ्ट बीकर में हमने जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली, राइट में ली कॉपर की। अच्छा, डिफरेंट मेटल्स की भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कि हमें एनोड कौन सी लेनी है, कैथोड कौन सी लेनी है। ये टॉपिक तुम्हें आगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल तुम्हें यही याद करना है, लेफ्ट में जिंक और राइट में कॉपर। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रोड लोगे मेटल की, उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो है कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग बहुत आसान है इसकी।
वर्किंग में क्या करना है कि जैसे ही हम स्विच कर देंगे क्लोज, क्या कर देंगे क्लोज, तो वर्किंग क्या है बड़े ध्यान से समझना है इसकी वर्किंग। देखो सबसे पहले क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, सबको पता है, मैंने एक शॉर्टकट बताया था, एनोड का मतलब एन ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में हमेशा क्या होता है रिडक्शन। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन क्या होगी कि एनोड क्या है जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन में। डिसॉल्व होने का मतलब कि जिंक जो है, जिंक के मेटल्स इसके इलेक्ट्रोड के, इसके मटेरियल से जो जिंक के मेटल्स एटम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जिंक आयन। डिसॉल्व होने का मतलब ये है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगी। डिसॉल्व का मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना स्टार्ट होगी, ऑक्सीडाइज्ड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने एक एटम दिखाया है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स इस इलेक्ट्रोड में। तो एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्या प्रोड्यूस करा, जिंक आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसके मटेरियल से एक एटम ने एक तो जिंक आयन प्रोड्यूस करे और 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो तो चले जाएंगे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी जिंक आयन प्रेजेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट बीकर से राइट बीकर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और कैथोड पे साइन क्या है, पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज की वजह से। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करेंगे तो करंट हो जाएगा प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पर आएंगे यानी कि राइट बीकर में, तो यहां पर क्या होगा, एट कैथोड। उससे पहले ये बात बता दूं, इस सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी जिंक आयन प्रेजेंट थे, तो जिंक आयन जो प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो इसका मतलब जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कैथोड जिसपे होगा रिडक्शन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पीकर में आएंगे, कैथोड तक आएंगे, तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस प्रेजेंट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके डिस्चार्ज होकर और वो प्रोड्यूस हो जाएंगे कैथोड पे। देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कॉपर आयंस। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉपर मेटल, जो कि ऐसे मेटल वो इसमें डिपॉजिट होता रहेगा कॉपर सॉल्यूशन से। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। इसके बाद जब हम बनाएंगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन बनाना बहुत आसान है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको तुम्हें इस तरीके से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये है सेकंड, बस वो ये तुम्हें ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड को कर दो ऐड, बताना क्या बनेगा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। गिव राइज टू क्या प्रोड्यूस होगा भाई, Zn2 पॉजिटिव प्लस के Cu। तो ये क्या आ गई, एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। ठीक है, इसमें आप चेक भी कर सकते हो, इसमें चार्ज कितना है, 0, 0 से +2 इंक्रीज कर गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, +2 से 0 डिक्रीज कर गया तो क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये है एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो इस सेल की है। अब हम बात करते हैं पहले सॉल्ट ब्रिज की काम क्या है, फंक्शन क्या है, इस ये हमने क्यों लगाया है। देखो भाई इसके मेनली 2 फंक्शन है। सबसे पहला, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। पहले सर्किट एक्सटर्नली तो पूरा था ना, अब इंटरनल भी पूरा हो गया है। तो इसका काम क्या होता है, सर्किट, इंटरनल सर्किट को पूरा करना। दूसरा, इट ऑल्सो मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द आयंस।
आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उनको मेंटेन रखना। क्या करना? उनको मेंटेन रखना। ये दो काम इसके। तो उम्मीद है कि टॉपिक तुम्हें समझ आया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग जो कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद जो आज टॉपिक हमें डिस्कस करना था जो कि क्लास 11 के ही टॉपिक्स है एज इट इज। टॉपिक है इसके बाद जल्दी से हम पढ़ेंगे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम्हें लर्न करना है। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या करना है, पहले लेना है सेल रिप्रेजेंटेशन Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव और Cu। कंसंट्रेशन इसकी क्या थी, 1 मोलरिटी, इसकी भी 1 मोलरिटी। देखो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले लिखना है मेटल जो कि डिप किया गया है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यानी कि उसका आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन होगी उसकी C1। उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज यानी दो डंडे। क्या था? मेटल, उस पे चार्ज, कंसंट्रेशन जिसमें डिप किया गया है उसका मेटल। देखो ये बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज। अभी तुमने सेल पढ़ा है, सॉल्ट ब्रिज बीच में ही था। लेफ्ट में क्या था? एनोड। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड की बात हो रही है? एनोड की। और राइट में होता है कैथोड। तो ये किसकी बात हो रही है भाई? कैथोड की। तो ये है फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एनोड क्या था? जिंक था ना, तो पहले जिंक मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको डिप किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। तो जिंक आयन लिख लो, कंसंट्रेशन लिख दो उसकी 1 मोलरिटी। ये एक्वस है, ध्यान रखना। और ये भी क्या है? एक्वस। तो इसको इस फॉर्म में लिखा है बस मैंने। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसके अलावा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। Zn dipped in zinc sulfate solution जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद क्या है? कॉपर सल्फेट, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी बाय कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म है। और ये है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। में किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब न्यूमेरिकल आएगा तो सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये एनोड है और वो क्या है? कैथोड, क्योंकि इसी फॉर्म में मिलेगा तुम्हें कोई भी सेल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट वाला एनोड और राइट वाला हमेशा क्या होगा? कैथोड। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्लियर है सबको, क्लास 11 में पढ़ा हुआ हमने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि सबसे मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद पढ़ेंगे हम ईएमएफ। देखो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताया था। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है पहले बताओ। इसका सिंबल होता है सिंपल ई। मैंने बताया था कि कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड होगी, कौन सी कैथोड होगी, वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी यानी कि एबिलिटी यानी कि क्षमता। देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोड तो मेटल की बनती है ना, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि जिंक और कॉपर को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सेम हो। बिल्कुल नहीं। अगर मैं दो मेटल्स को कंपेयर करता हूं, वैसे तो पहले बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप के होते हैं भाई।
जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि उसकी लूज करने की टेंडेंसी कितनी है, टेंडेंसी टू लूज, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू गेन, टेंडेंसी टू गेन। हालांकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि अगर दो मेटल को हम कंपेयर करेंगे तो उनमें से किस मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब सीधी सी बात है, अगर हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, एक की अगर लूज करने की ज्यादा है तो उसकी गेन करने की क्या होगी, कम, और अगर एक की लूज करने की कम है तो उसकी उसकी दूसरे के रिस्पेक्ट में गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो हम बात करेंगे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी कि टेंडेंसी उसकी गेन करने की कितनी है। अब बिल्कुल साफ साफ हो गया है, बिल्कुल क्लियर भी है। जिस अगर हम दो मेटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मेटल में उठा लेते हैं हम जिंक और कॉपर, ठीक है, जिंक क्या था, एनोड, कॉपर क्या था, कैथोड। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कॉपर कैथोड क्यों है, क्योंकि सबको पता है कैथोड, कैथोड में होता क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। यानी कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है, और एनोड का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस। क्योंकि सबको पता है एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। अगर लूज करने की ज्यादा तो गेन करने की कम, तो गेन करने की कम तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। अब यहां तक क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जो हम डिटरमाइन करते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस पर हम निकालते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, प्रेशर हो गया 1 atm या 1 बार, और कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की जिसमें मेटल को हम डिप करते हैं वो ले ली हमने 1 मोलैरिटी। अगर इन कंडीशंस पर हम किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो रिडक्शन ही लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब इस कंडीशन पे अगर हमने निकाला तो, जैसे इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा ई नॉट लग जाएगा, बस नॉट का मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन पर निकाला होगा। जैसे स्टैंडर्ड और रिडक्शन पोटेंशियल जो निकाला गया है कॉपर का, कैलकुलेट किया गया है, वो कितना है भाई, प्लस के 0.34 वोल्ट, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है किसका, जिंक का, वो कितना है, माइनस के 0.76 वोल्ट। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन। वैसे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करते हैं, आप चेक भी कर सकते हो, +2 से 0 डिक्रीज इन द चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर ही हो गया। तो क्या रह गया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा क्या होगी, कैथोड, कॉपर का ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगी, हमेशा एनोड। क्लियर हो गया सबको। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ईएमएफ, या जिसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ।
या सेल पोटेंशियल, दो नाम है। पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। सेल पोटेंशियल ईएमएफ क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स, the potential difference between the two electrodes is called cell potential। यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स जो कि वही कैथोड एनोड है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। इसको ईएमएफ भी बोल देते हैं। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कब बोलते हैं? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू दी सर्किट। अब पहले बात कर लेते हैं इसको निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई सेल। देखो खाली ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का मतलब पूरे सेल का। अब पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे भाई? एक पे हो रहा है रिडक्शन, एक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, अलग अलग है ना। तो वो ये दोनों के डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना। तो किसको किस में से? हाइयर वाले में से लोअर, यानी कि वही है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जिसका ज्यादा ज्यादा किसका होता है? कैथोड का, माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? सेल पोटेंशियल, यानी कि ईएमएफ। ये फॉर्मूला तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ की। इसकी बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ही बात है। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब भाई एक बात बताओ, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड ही तो होगा ना, जो कैलकुलेटेड है। तो ईएमएफ भी कैसा आएगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए क्या लिखना है? बस ये तो लिखना है, ई नॉट लग जाएगा, बस ई नॉट से फॉर्मूला सेम है। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने बता दी एक एग्जांपल को लेके, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई? इसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे पता लग जाएगा कैथोड एनोड का। तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और चौथा टॉपिक हमारा क्या है? ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। आज एक टॉपिक और डिस्कस मुझे करना है कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैंने जिंक का लिखा और कॉपर का निकला, ये कैलकुलेट कैसे किया गया है, ठीक है। इसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है आज, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्लास 11th में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है, एक टॉपिक हमें पढ़ना है शी। शी का मतलब क्या है? एस का मतलब स्टैंडर्ड, एच का मतलब हाइड्रोजन, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक नाम से और भी जानते थे, NHE। NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें किसी का एड्रेस पूछना है, पता करना है, ढूंढना है किसी को, तो तुम रेफरेंस लेते हो ना, किसी से पूछ के जाते हो कि भाई ये यहाँ रहता है या आसपास रहता है। तुम्हें अगर एड्रेस नहीं पता है तो हम रेफरेंस लेते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या लेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये होती क्या है? देखो इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। एक सिंपल हाफ सेल लेंगे,
देखो भाई, यहां से हम ये एक apparatus है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कराएंगे एट 1 atm प्रेशर 1 बार। ठीक है, ये है प्लेटिनम वायर, ये है प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, अच्छा इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे 1 मोलैरिटी HCl। HCl है तो बहुत सारे आयंस होंगे इसमें H पॉजिटिव। ठीक है, गैस पास करेंगे, बबल्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक हाफ सेल है। क्या है? हाफ सेल। पहले बता देता हूं कि ये हाफ सेल जो है ये बिहेव कर सकता है एनोड की तरह भी और बिहेव कर सकता है कैथोड की तरह भी। जैसे मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल से बता देता हूं, अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का। अगर तुम्हें निकालना है, देखो इस पहले एक चीज बता देता हूं कि जो हाइड्रोजन है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो हम कंसिडर करते हैं 0 वोल्ट। क्या कंसिडर करते हैं? 0 होता नहीं है, कंसिडर करते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे मान लिया इसका 0 वोल्ट, हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता लग गया। अब मान लो हमें निकालना है किसका, मान लो सपोज हमें निकालना है जिंक का, निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, कैथोड ले लेंगे कॉपर राइट में, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है। अगर जिसका निकालना है अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा हो तो कैथोड पे रख लेंगे कॉपर। जैसे जिंक का निकालना है, सिंपल सी बात है, तो इसको हम ले लेंगे एनोड और कैथोड क्या रहेगी, कॉपर। सेल पोटेंशियल आ जाएगा। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड ईवीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला है ना। सेल पोटेंशियल तो निकल जाएगा। उसके बाद अगर हमने एनोड ये लिए तो ये भी पता है, तो 3 फैक्टर है, तो 3 पैरामीटर है, 2 अगर पता है तो 1 निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई सेल पोटेंशियल तो दोनों का जब ये तो एक हाफ सेल है ना, एक हाफ सेल और लेंगे तो सेल पोटेंशियल तो उससे निकल ही जाता है। हाइड्रोजन का हमें पता ही होगा, चाहे वो एनोड चाहे वो कैथोड, तो तीसरा पैरामीटर निकल सकता है। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक की कि ये है क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं, एक हाफ सेल है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब हाइड्रोजन ही क्यों ली है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है, यानी कि वो बिहेव कर सकती है कैथोड भी और एनोड भी, ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। देखो भाई, पहले बता देता हूँ रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले अगर ये हाफ सेल बिहेव करेगा एज ए, अच्छा ये हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे ना यहाँ से, तो ये इस पे एड्सॉर्ब हो जाती है ब्लैक प्लेटिनम पर। जितनी होनी होगी इस प्रेशर पे वो एड्सॉर्ब हो जाएगी, बाकी बबल आउट हो जाएगी। ठीक है, और एक तो ये जो हाइड्रोजन जो इस पे एड्सॉर्ब्ड है ना, इट विल बी इन द इक्विलिब्रियम विद द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या, बहुत ही सिंपल है। जब ये हाफ सेल बिहेव करेगा एज ए कैथोड, तो सबको पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है वो सर्किट जब जुड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन होगी। और जब ये ही इलेक्ट्रोड बिहेव करेगी एज एन एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो हाइड्रोजन गैस जो एड्सॉर्ब थी वो पार्टिसिपेट करेगी इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, एस पॉजिटिव आयन। इसको बैलेंसिंग के लिए, अच्छा इसको वैसे भी लिख सकते हैं सिंपल, और S2 गिव राइज टू 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन हो जाएगी ये, कैथोड पे होगी ये और एनोड पे होगी ये। तो क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, तो इसलिए हम ये हाफ सेल लेते हैं जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम देंगे, क्योंकि इसकी मदद से ही
हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, 0। तो कैथोड या एनोड में से कोई भी एक बिहेव करेगी ये सेल में। स्टैंडर्ड ईएमएफ हम सेल का निकाल ही सकते हैं, जब हम सेल को कनेक्ट कर देंगे तो जो करंट प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो यानी कि सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो 3 पैरामीटर है तो हमें पता लग जाएंगे, तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो आज हमें यहीं तक पढ़ना है। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो नॉइस इक्वेशंस और सेल्स। सेल्स का मतलब कि क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स पढ़ने हमने, और एक फ्यूल सेल भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना या कॉल कर लेना भाई। ठीक है, ओके बेटा।